नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। 157 नंबर पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दोस्तों दो प्रश्नों को देखते हैं। एक आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है और दूसरा आपका जीएस स्टैटिक जीएस का प्रश्न होता है। दो प्रश्नों को हम लोग डेली अच्छी तरीके से देखते हैं। दोस्तों, आज की डेट में थोड़ा सा पेन चेंज किया है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये चीज़ ठीक है, क्योंकि देखिए जेल पेन में क्या होता है, थोड़ा सा पकड़ नहीं बन पाती अच्छे से। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास है, देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। ठीक है। और दोस्तों, एक एक दिन निकलता चला जा रहा है और आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए और आज से ही आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए लगभग 210 दिन बचे हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, डेट आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती वो बात की बात है, लेकिन आपको यही टाइम है, यही सही समय है और डेट चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो यही 210 दिन है लगभग। तो इन्हीं को आप लोगों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो आप लोगों को करनी है। और एटलीस्ट इतना करिए कि कम से कम आप दो प्रश्नों को डेली ज़रूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि देखिए बिना लिखे चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं होने वाली। लिखना तो पड़ेगा, आप चाहे पीटी के बाद करें या अभी से स्टार्ट करें। तो अभी से आप लोग दो दो, चार चार, पाँच पाँच, छः छः प्रश्न डेली लिखना स्टार्ट करिए, अच्छे से चीज़ों को करिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए आपका मुख्य परीक्षा के लिए, बाकी समय जो है वो आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए दे दीजिए। तो इस तरीके से चीज़ों को करके चलिए, क्योंकि देखिए समय एक एक दिन जो आज का दिन निकल रहा है ये आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ, होल लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है और औपचारिकता नहीं निभानी है। आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ में जो उत्तर लेखन क्षमता है उसका अच्छे से विकास करना है और अच्छे से चीज़ों को पढ़ना और लिखना है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आप मुख्य परीक्षा को दीजिए, बाकी का समय जो है अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोग करिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर 3 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 313 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। देखिए इस समय काफ़ी चर्चा में है, मुद्दा भी बना हुआ है बेरोजगारी का। ठीक है, लोग शिक्षित घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आयोग पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं कि ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे जो समसामयिक जो चीज़ें होती हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखा करिए और उन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर चीज़ों को लिखिए। ठीक है, अब देखिए भारत में शिक्षित बेरोजगारी पर टिप्पणी कीजिए, प्रश्न यह है। ठीक है, प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कि जैसे दो लाइनों के बीच में, जैसे एक लाइन और दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप रखिए। इससे क्या होगा, बाय द वे मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं भी है, तब भी स्पष्ट रूप से साफ होगा और स्वच्छता आपके उत्तर में रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को लिखना है। कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम और जो कोटेशंस हैं उसका आप उपयोग करिए। डेटा, इन सारी चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं उसको अंडरलाइन भी करिए। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है, पेपर 3 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 313 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी पर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारत की स्थिति, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। फिर उसके बाद आपको सरकारी प्रयास कौन कौन सी चीज़ें चलाई जा रही हैं, फिर उसके बाद में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो इस पैटर्न पर आप लोगों को पूरा का पूरा उत्तर लिखना है।
देखिए, एक ही उत्तर में आपने पैराग्राफ भी लिखा है, एक ही उत्तर में आपने फ्लो चार्ट भी बनाया है, उसी उत्तर में आपने डायग्राम भी बनाया है, उसी में अच्छे से कोटेशन भी पढ़ी है, तो और साफ स्वच्छ है आपका उत्तर। तो ये सबसे अच्छी बात होती है और एग्जामिनर को अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए, भारत की स्थिति की जहाँ तक बात करते हैं तो भारत में देखिए शिक्षित श्रमिकों को, जो लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षित व्यक्तियों को जब उनको रोजगार नहीं मिल पाता तो वह शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। जो श्रमिक की शिक्षा के निवेश जो होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे के ऊपर 15 लाख रुपए लगे और वह ग्रेजुएट हो जाता है, होने के बाद अब उसको रोजगार नहीं मिलता, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, श्रमिक की शिक्षा के निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो किया गया उसका प्रतिफल नहीं मिलता है शिक्षित बेरोजगारी में। एसोचैम की रिपोर्ट भी है कि प्रतिवर्ष भारत में स्नातक डिग्री धारक जो हैं लगभग 50 लाख छात्र पास होते हैं। 50 लाख छात्र जो हैं वो स्नातक की डिग्री लेते हैं प्रतिवर्ष, और उनमें 20% को ही केवल रोजगार मिलता है। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, जबकि हमारे यहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या है वो 68% है। अगर हम लोग जनसंख्या जो जननांकी लाभांश है उसको अगर नहीं उठा पाए तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, आर्थिक प्रगति नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो कुशल प्रशिक्षक है, प्रशिक्षकों का अभाव है, ठीक है, जो रोजगार परक शिक्षा दे पाए। जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रम ना होना, ये भी एक बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाता है कि भाई आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगर वो रोजगार परक नहीं है, ठीक है, और वो जो काम करना है, जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसके अनुकूल नहीं है, तो उस शिक्षा का भी कोई मतलब नहीं होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को, देश की बेरोजगारी की स्थिति को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं कि जैसे जिनमें कौशल विकास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, राष्ट्रीय अप्रेंटिस योजना है, और अभी हाल ही में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई गई है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है कि हमारे यहाँ की जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को दो पार्ट में बताना है। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो अब उपाय में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को क्या है, रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। ट्रेडिशनल परंपरागत शिक्षा जो है उसको थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको एक रोजगार परक शिक्षा देनी होगी। हमारे यहाँ रोज़गार जो नहीं मिल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रशिक्षण जो होता है, ठीक है, ट्रेनिंग जो होती है, तो उसको आप प्रोवाइड कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुशल हो सकें। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मानव श्रम होता है, एक होता है मानव श्रम, एक होता है कुशल मानव श्रम, कि भाई उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज है, उसके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज है, या कुछ ना कुछ ऐसी स्किल है जिससे वह नौकरी पा सके। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में करने की आवश्यकता है। और क्या है कि लोगों को रोज़गार मिल सके। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उद्योग जो होता है या स्वरोजगार आदमी करता है, ठीक है, तो स्वरोजगार की स्थिति में वो खुद वह आय सृजन नहीं करता है, खुद तो करता ही करता है, उसके साथ में आप 10 लोगों को अपने यहाँ जॉब पर रखते भी हैं। तो यहाँ क्या है, भारत सरकार को लोगों को स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिए जाने की बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता है। और क्या है कि बेरोजगारी को और कैसे दूर किया जा सकता है कि जैसे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और मझोले और कुटीर उद्योग हैं, इनके नई व्यवस्था को निर्माण के लिए भाई क्रेडिट की आवश्यकता होती है, साख की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको साख उपलब्धता भी देखनी होगी
कि भाई सही समय पर सही चीज़ मिल रही है, लोगों को समय पर टाइम पर ऋण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो कृषि से संबंधित क्षेत्रक हैं, ठीक है, कृषि से संबंधित क्षेत्रकों में जैसे डेयरी उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, तो इन सारी चीज़ों पर, ठीक है, पशुपालन हो गया, इन पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। देखिए जो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सबल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल करेंगे तो जो नए रोजगार के अवसर हैं वो भी सृजित होंगे, नई नई इंडस्ट्रियां लगेंगी, नए नए स्वरोजगार लोग अपनाएंगे, तो इससे क्या है, लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओवरऑल में उपाय हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जिससे हमारे यहाँ के जो शिक्षित श्रमिक हैं या लोग हैं, शिक्षित लोग जो हैं वो बेरोजगार ना रहें, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सारे के सारे चीज़ें की जानी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में भी हैं तो आप उनको भी आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न में ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखिए। ठीक है, निष्कर्ष को अपने शब्दों में दीजिए। इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो बैच चल रहा है उसी में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो लोग भी यूपी पीसीएस मेंस 2021 का बैच अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी से जीएस के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी, एसए और ड्राफ्टिंग, फुल टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 यह नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न है और समसामयिक प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 314 है। ठीक है, 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। काफ़ी चर्चा में भी रहा है और एक राष्ट्रीय परिदृश्य में ये बहुत बड़ी घटना थी, तो चीज़ों को जानना, अब देखिए आयोग हो सकता है इस टाइप के प्रश्न कभी कभी पूछ भी लेता है, तो आपको सभी प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए जो आज का प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। सॉरी। और प्रस्तुतिकरण के संबंध में प्रेजेंटेशन जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी रखिए, पैराग्राफ में लिखिए, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाइए, उसके नीचे डायग्राम बनाइए, जो भी आपको रेलेवेंट है प्रश्न में उसको आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आज से ही शुरू कर दीजिए। आइए प्रश्न को देखते हैं, क्या है टूल किट क्या होती है। 26 जनवरी की हिंसा के संदर्भ में इसको समझाइए। जो टूल किट है, टूल किट का 26 जनवरी की हिंसा से क्या संबंध था या किस तरीके से चीज़ें थी, इन चीज़ों को स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि टूल किट आखिर होती क्या है। टूल किट क्या होती है, तो टूल किट देखिए एक मैसेज होता है, मैसेज होता है किसी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट जो होता है। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। अब इसी में जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं कि भाई आपको लाल किले पर जाना है या आईटीओ पर जाना है, कहाँ पर जाना है, किसानों को ये चीज़ें बताई जा रही थी। ठीक है, टूल किट वो शेयर किया गया था और इसमें देखिए थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में समझाया गया होता है। थ्योरी को जैसे जो एक व्यक्ति ने लिखा कि कहाँ से कहाँ आपको सबसे पहले तो लखनऊ जाना है, लखनऊ से कानपुर जाना है, कानपुर से फिर आपका टुंडला जाना है, फिर उसके बाद दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, कहाँ जाना है, मतलब एक पूरा रोड मैप होता है कि आप किन कार्यों को कैसे कैसे करेंगे। तो इसी को नाम दिया गया है टूल किट। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, टूल किट नाम दिया गया है। थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में इसमें समझाया गया होता है। और क्या है कि जैसे कोई आंदोलन है या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को या आंदोलन को शुरू करने का रोड मैप होता है।
क्या होता है, रोड मैप होता है, और शेयर उन्हीं लोगों के बीच में होता है। इस डॉक्यूमेंट को शेयर उन्हीं लोगों के बीच में किया जाता है जो उस आंदोलन या उस कार्यक्रम को बढ़ाने में असरदार साबित होते हैं या सहयोग करते हैं। ठीक है, आंदोलन को ये लोग जैसे टूल किट के माध्यम से आंदोलन को ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है। ठीक है, तो इसी को इन्होंने नाम दिया है टूल किट। अब देखिए 26 जनवरी के संदर्भ में जो टूल किट है, 26 जनवरी के संदर्भ में टूल किट का जो एक महत्व है या जो भी चीज़ें थी किस तरीके से क्रियान्वित की गई उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, कि 26 जनवरी की जो हिंसा थी उसके संदर्भ में टूल किट का क्या किस तरीके से चीज़ें क्रियान्वित की गई। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी जो थी, ठीक है, 26 जनवरी 2021 को देखिए किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया था, तो उसी के संदर्भ में एक ट्वीट आया था। स्वीडिश एक पर्यावरणविद हैं, काफ़ी छोटे हैं, और उनका नाम जो है ग्रेटा थर्नबर्ग है। इन्होंने क्या किया था कि एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, इन्होंने एक ट्वीट किया था टूल किट को लेकर। टूल किट को इन्होंने शेयर किया 4 फरवरी 2021 को इन्होंने ट्वीट किया। और जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में लाल किले पर जो घटना घटित होती है और बाकी जगहों पर जो हिंसा होती है, तो उन्हीं को लेकर बेंगलोर पुलिस ने क्या किया कि एक लड़की हैं, व्यक्ति हैं दिशा रवि, तो दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और किस आधार पर किया जाता है कि भाई इन्होंने टूल किट को एडिट किया, टूल किट को इन्होंने एडिट किया भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और फिर उसी को शेयर किया ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, अन्य चीज़ों में। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में केस जाता है, लेकिन हाँ चीज़ें साबित नहीं हो पाती, कोर्ट फटकार भी लगाती है सरकार को। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रहती है 26 जनवरी के संदर्भ में जो टूल किट शेयर की गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में। देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने जो ट्वीट किया था ग्रेटा थर्नबर्ग ने, ठीक है, 4 फरवरी को, और 4 फरवरी को ट्वीट किया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि जैसे दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करी, एक एफआईआर दर्ज करी। क्यों करी भाई, इसी संदर्भ में कि ये टूल किट, ये 26 जनवरी की हिंसा फैलाने में इनका योगदान रहा। और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को भारत के खिलाफ एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से चीज़ें, घटनाएं घटित हुई। ठीक है, समसामयिक प्रश्न है, पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय संदर्भों में यह ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अच्छे से पूरे एक सीक्वेंस को एक अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को 125 शब्द सीमा में अच्छे से लिखना है। टूल किट को बताना है, टूल किट के किस तरीके से प्रयोग किया गया 26 जनवरी की हिंसा में, या प्रयोग नहीं किया गया। एक कोर्ट का आधार भी देना है कि कोर्ट ने क्या बातें कहीं, सुनवाई हुई, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी टूल किट और 26 जनवरी की हिंसा से संबंधित। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। ठीक है, 125 शब्दों में ही लिखना है। और इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो बैच चल रहा है तो उसी में प्राप्त हो जाएगी। जो लोग भी, जिन लोगों को यह कार्य अच्छा लगता है, तो आप लोग यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।